अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर यूटी में बहुत देर से बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जैसे एसआरओ 202 की रिवोक की बात ले लें, एसआरओ 24 की बात ले लें, मास प्रमोशन की बात ले लें, हमारे डेली विजर्स की बात ले लें। इन्हीं सब मुद्दों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाजपा की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी के साथ। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। थैंक यू अशया जी मैम, मैंने आप ही कहती हैं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो जब एसआरओ 24 की बात करें, हमारी बहनों ने राजौरी में प्रोटेस्ट किया, कठुआ में प्रोटेस्ट किया, तो फिर उनकी वहाँ पे मांगों को नहीं सुना गया। उनके वीडियोज़ आए, उनको शूज़ पॉलिश करते हुए देखा गया, तो फिर उनको अपनी बातों को मनवाने के लिए जम्मू में आना पड़ा। तो वहाँ पे आप मुझे बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात कहाँ तक सही है। देखिए, सबसे पहले तो मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनको ऐसा करना भी पड़ा। ये हम सब के लिए बहुत दुखद बात है कि हमें इतनी देर बाद जागते हैं हम लोग, सब लोग, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी सरकारें हों, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, अगर वही परेशान है और उनकी ये हालत है कि वो मतलब मैं कई ऐसे केसेस जानती हूँ जो शायद आप भी नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर हमारे काम करने का फ़ायदा क्या है? हम हर रोज़ ये बोल रहे हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कर रहे हैं, जबकि वो सड़कों पे बैठी हैं, वो अपने घर को चलाने के लिए क्या कर रही हैं? इनमें से कई ऐसी हैं जो ओवर एज हो चुकी हैं, जो कोई और काम नहीं कर सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैम, तो हमारी मतलब भाजपा की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी स्कीम, सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो आप हमें बताएं, अगर हमारी बेटी पढ़ रही है, फिर वो सड़कों पे अपने हक की मांग क्यों कर रही है? देखिए, ऐसा है कि ये जिन उसके तहत लगी थी, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स जैसे बाकी सब लोग भी इस वक्त, ये हर कोई मुझे लगता है कि इससे प्रभावित है इस वक्त आज की डेट में। लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और इन लोगों के लिए जो खासकर ये एसआरओ 24 की अगर मैं बात करूं, तो ये लेडीज़ जो हैं, ऑब्वियसली अगर हमारे हिंदुस्तान की हम कहते हैं कि अगर औरत सशक्त नहीं है, तो फिर हम बाकी परिवार, उनके परिवार के बारे में क्या सोच सकते हैं? जब वही दुखी है और वही बाहर काम कर रही है इस तरीके से, तो आने वाली उनकी पीढ़ियां और क्या कर सकती हैं? उनका हम पर यकीन कैसे कायम हो सकता है? तो मैं इनफैक्ट इसके लिए अभी काम करने लगी हूँ और एसआरओ 24 के लिए, एसआरओ 202, ये सब के लिए मैं अभी इसी के ऊपर, इसी मुद्दे पे काम करने जा रही हूँ। तो मैम, कहा गया था कि आर्टिकल 370 हटेगा तो रोज़गार मिलेगा, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार आएगा, जो नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, बिजनेस के नए स्रोत बढ़ेंगे हमारे यहाँ पे। तो 1 साल कंप्लीट होने को आया, स्टूडेंट्स को कहीं कोई मास प्रमोशन के लिए देखें वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा यूथ सड़कों पे है, किसी को कोई रोज़गार नहीं मिला, 1 साल कंप्लीट हो गया। देखिए, ऐसा है कि 370 हटाने का जो मेन मोटिव यही था कि बाहर से जो कंपनीज़ हैं, जिससे आज तक हमारा जम्मू कश्मीर डिप्राइव्ड था कि बाहर की कंपनीज़ यहाँ पर आकर काम नहीं करती, और ऑब्वियसली जब तक वो नहीं आएंगी तो रोज़गार नहीं रहेगा। तो 370 जो हम मेन फोकस कर रहे थे कि क्यों हटना चाहिए, वो इसीलिए कि यूथ को जो है वो ऑप्शंस मिले, ज़्यादा थोड़ा बाहर काम करने का मौका मिले, और बाहर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर आएंगी और काम करेंगी। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा-सा वक़्त लगता है। अगस्त में 2019 में 370 हटाया गया, उसके बाद उसकी पॉलिसीज़ आने के वक़्त लग गया, अक्टूबर-नवंबर में बहुत वक़्त लग गया, और उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें थी। हमारा जम्मू कश्मीर वैसे भी आप जानते ही हैं एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में गिना जाता है। तो अब फ़रवरी के बाद आप जानते हैं कि पूरा विश्व इस वक़्त कोरोना से फ़ाइट कर रहा है, तो एक तरह से मैं सोचती हूँ कि उसके ऊपर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कभी होगा नहीं और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं आएँगी। बिल्कुल, पैकेजेज़ आ रहे हैं, इसके ऊपर स्मार्ट सिटी बन रहा है। और जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ ये इनजस्टिस नहीं है? पहले कहा गया था 50,000 नौकरियां आएंगी, फिर डोमिसाइल ला आ गया उनके लिए, तो अब ये जो 10,000 पोस्टें आई हैं एसआरओ 202 के तहत आई हैं। बिल्कुल, और मैं इस बारे में मैं आपके साथ हूँ, जम्मू के यूथ के साथ हूँ इस बारे में। और आज मुझे, जैसे मैंने ना एसआरओ 202 को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश की है, और मुझे लगता है उसमें कुछ ऐसे क्लॉज़ हैं जो हमारे जम्मू के यूथ के बिल्कुल हित में नहीं हैं, और इसके खिलाफ़ ज़रूर हम बात करेंगे।
और जहाँ तक हम हो सके हम उसको अथॉरिटी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूथ हमारा नाराज़ है इतने इतने सालों से 370 की वजह से, जिस वजह से हम लोग किसी बहुत सारे ऐसे हक से, अधिकारों से वंचित रह चुके थे। तो आज अगर उसका फ़ायदा नहीं मिला 370 हटने का, ऊपर से और ज़्यादा हम उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या मतलब रह गया, हम इतना कुछ बोल रहे हैं। तो आज SRO 202 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाद में अभी बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती आपको। बहुत कुछ है जिसके मैं खिलाफ हूँ, और पूरे जम्मू के यूथ को भी मैं चाहती हूँ कि वो भी। चलो मैम, एक ही बात हमारे साथ शेयर कर दी जाए कि आप कौन सी बात आपको नापसंद है उनकी। देखिए, SRO 202 में जैसे कि प्रोबेशन पीरियड पहले था, वो था 5 साल। 5 साल को घटाकर हमने ही मांग की थी कि 2 साल कर दिया जाए। 2 साल किया, लेकिन वो 2 साल ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद में प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। वो अब लिमिटलेस हो चुका है। मतलब अगर आपके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका DDO है, BMO है, जो भी है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोबेशन पीरियड अगले 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, 10 साल या पूरी उम्र रह सकता है, और कभी भी वो इंसान टर्मिनेट हो सकता है। मतलब आप PSC के एग्जाम्स देते हैं, JK SSB के एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद में आप इतनी पढ़ाई करके, PhD करके, सब कुछ करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद आप ऑफिसर्स के मतलब आप स्लेव की तरह काम करेंगे। आपके ऑफिसर्स से अगर आपकी नहीं बनती है, तो आप सोच लीजिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ता जाएगा। मतलब आप एक तो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है आपका ऑफिसर आपको, और दूसरी बात ये है कि ये करप्शन का एक नया तरीका बना दिया गया है। और इसमें आप मतलब ये यूथ का कहना है कि मतलब हम ऑलमोस्ट स्लेव्स की तरह रह जाएंगे, कि हमें अपने ऑफिसर्स के लिए काम करना है, जनता के लिए काम नहीं करना है। मैम, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा है कि अच्छे दिन आएंगे, तो सब तो सड़कों पे हैं। डेली वेजर्स देख लो, मास प्रमोशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स देख लो, हमारे पेरेंट्स देख लो जो स्टूडेंट्स के हैं, मतलब फीस को कम करवाने के लिए हमारी बहनें SRO 24 को लेके, SRO 202 को लेके सब तो सड़कों पर हैं। फिर आप ही बताएं कि कैसे जस्टिफाई है, अच्छे दिन है या बुरे दिन है? देखिए, अच्छे दिन एक सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिसे साकार करने के लिए हम सबको मेहनत करनी है। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी बोलकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पॉलिसीज देकर इसे पूरा नहीं कर सकते। हमें सबको काम करना पड़ेगा। देखिए, ग्राउंड लेवल तक लोगों तक वो स्कीम्स नहीं पहुंचती। अभी कल मैं 2-3 दिन पहले की बात करती हूँ, तो अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे एक, वहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जो BPL जो राशन कार्ड्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों के बने हैं जिनकी करोड़ों रुपए की घर पड़े हैं, गाड़ियां हैं, घर में सरकारी मुलाजिम भी हैं, और जिन लोगों के पास घर में खाना खाने के लिए भी नहीं है, सारे दोनों हस्बैंड वाइफ या मतलब ऑलमोस्ट सब लोग, कोई रोजगार नहीं है उनके घर में, कोई घर की छत तक नहीं है, उनका राशन कार्ड ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये 3 महीने जो कोविड-19 के दौरान हम लोग राशन बांट रहे थे, वो हमने राशन बांटा किसको है? वो क्या उन्हीं लोगों को गया है? मतलब BPL पे ही राशन बांटा है ना, सरकार ने तो BPL देकर ही फ्री में राशन बांटा है, तो वो फ्री का राशन किसने लिया है? तो मैम, बात की जाए, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, तो उन्होंने क्या टेंशन नहीं करनी? क्या हमें बोल रहे हैं या खुद के लिए कि वो हमारी टेंशन नहीं करते? देखिए, वो उनकी बात है, वो कहते हैं कि टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, तो अलग बात है। लेकिन हमें सबको टेंशन लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम सबको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और तो फिर मैम, जनता ऐसे ही सोच के चलती है कि वो हमारी टेंशन नहीं लेते? नहीं, टेंशन तो देखो सबको होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको, सारे लोग अगर अपना अपना काम कर लेना, मुझे लगता है तो फिर किसी को वाकई में टेंशन कर लेने की ज़रूरत नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट ओनली माई प्रधानमंत्री। सिर्फ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और वो बोले कि टेंशन नहीं लेनी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री या कोई भी हो, वो टेंशन तब नहीं ले सकता जब हम सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें। आप अपना काम, ये मीडिया का काम ईमानदारी से करें, मैं अपना काम करूं, कोई भी इंसान अपना काम ईमानदारी से करे, तो मुझे लगता है फिर चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी अपना काम ईमानदारी से कर नहीं रहा। मैं देख रही हूँ कि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई राशन कार्ड वाली, ये एक बहुत छोटी सी है और एक बहुत बड़ी बात भी है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको खाना नहीं मिल रहा, और सरकार दे रही है, लेकिन वो सरकार पहुंचाएगी कहाँ से? उन लोगों तो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि मैंने तो दे दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया फंड देकर, लेकिन उन्होंने पहुंचाने उसके घर तो नहीं जाना है ना। वो काम किसका था? हमारे ग्राउंड लेवल के जो नेता हैं या लीडर्स हैं या दूसरे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका काम था। लेकिन उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठते हैं। तो मैम, मैं आपसे ये
कहना चाहूँगी ये जो 10+2 लेक्चरार हैं जिनकी रेगुलाइज्ड करने की मांग है, 3 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है कि वो 3 साल से मांग कर रहे हैं उन्हें किया जाए, रेगुलाइज्ड किया जाए, तो सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती। 3 साल एक बहुत लंबा अरसा है, उसमें वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना किया, वर्स्ट कंडीशन से सफ़र किया, वो कोविड के दौरान ही प्रेस क्लब से उठे हैं। उसके बीच अगर बात की जाए, एक सीमा राजपूत जी हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगी। उनके हस्बैंड की डेथ इसी दौरान हो गई, उनके 2 बच्चे हैं, तो फिर मैम सरकार ने कहाँ जस्टिस किया उनके साथ। जी हाँ, सीमा राजपूत जी ये स्ट्राइक पे बैठी हुई थी और इस दौरान उनके घर पे उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई क्योंकि वो उनकी देखभाल नहीं कर पाई किसी वजह से। तो ये एक बहुत दुखद बात है और इस बात को मतलब इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या हम सब लोग अपनी आंखें बंद करके बैठते हैं तो फिर क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल्स जहाँ की उनकी बात है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने उनका डेलीगेशन आया था और मैं उस मुद्दे के ऊपर भी इनके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई में देखिए जब सरकार कोई पॉलिसी निकालती है, अगर आपने उनके लिए कुछ कायदे रखे हैं, कुछ क्लॉज रखे हैं तो फिर आपको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कहा था, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सिर्फ ऐसे बना दिए थे कि खाली आपको इतनी देर के लिए रखा है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर ये लाइन आपने कहीं लिखी होती तो वाकई में आज आपकी जिम्मेदारी नहीं होती और हम उनसे कुछ नहीं कह सकते थे कि ठीक है हमने आपको पहले ही ऐसे रखा था। लेकिन जब आपको कहा गया है कि आपको उसके बाद में रेगुलराइज कर दिया जाएगा तो आज तक वो लोग बेचारे मतलब हम नई नई रिक्रूटमेंट्स की बात करते हैं लेकिन जो पुरानी हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, ये जो SRO 24 की बात अगर करी जाए, ये लोग मतलब सुसाइड कर रहे हैं। मतलब डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों ने सुसाइड कर दिया है, अगर आपको पता हो, मैं नहीं जानती, लेकिन कई लोगों ने जम्मू में भी और कश्मीर में भी सुसाइड कर लिया इस बात के लिए। लेकिन आज तक हम लोग मतलब एक जान किसी की हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती और हम कुछ बोलते नहीं उसके बारे में। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज वी आर हैविंग इन JNK। अगर मैम रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात की जाए, ड्यूरिंग प्रोहिबिशन पीरियड विदाउट अलाउंसेस कहीं भी नहीं है। Exactly. कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में ही है। अगर हम बाकी स्टेट की बात करें, उनको देख के जम्मू के यूथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एग्जैक्टली देखो ऐसा था कि जब SRO 202 आया था 2015 में, उस वक्त 370 था जम्मू कश्मीर में। उस वक्त कोई भी जैसे लॉज बनते थे या कोई भी कानून जो था वो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अलग बनाया जाता था क्योंकि असेंबली में जो होता था फॉलो वही जम्मू कश्मीर पे लागू होता था। लेकिन अब क्या है कि 370 हट गया, इसके बाद भी आपने ऐसे ऐसे कानून लाए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। तो उसका बेस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है? अब 7 साल तक 5-7 साल तक एक ये जो SRO 202 के तहत जो भी लोग अगली रिक्रूटमेंट्स जो होंगी उसमें क्या है कि हार्ड जोन में 5 साल तक आपकी ट्रांसफ़र होगी, 5 से 7 साल तक। तो 5 से 7 साल तक हार्ड जोन में मतलब आप गुरेज जैसी ज़मीन जगह पर, कारगिल जैसी जगह पर आप बोलें कि एक इंसान की तब तक ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, ये कहाँ का रूल है? जनरल पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या है कि 1 साल का हार्ड जोन रिक्रूट वहाँ पे होता है कि वहाँ पर आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते 1 साल तक। तो पूरे इंडिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। पूरे इंडिया में प्रोबेशन पीरियड भी नहीं है हमारे। चलो 2 साल है, अब तो 2 साल को अनलिमिटेड हो गया है। तो मैम फिर ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है, आपके 25 MLA और 2 MPs फेल हुए या पास हुए? देखिए इस वक्त मैं कहूँगी कि अगर तो वो इस बारे में लड़ाई कर रहे थे तो वो फेल हो गए हैं, और अगर वो नहीं लड़ रहे थे तो फिर पास फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मुझे लगता है कि अब वो जो भी अभी तक कर रहे थे, लेकिन अब उनको इस बारे में काम करना चाहिए। थोड़ा सा अपनी नॉलेज यहाँ पर लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये जम्मू कश्मीर हमारा ही है, उनका भी है, मेरा भी है, आप सबका भी है। जो यूथ मांग कर रहा है, जो सड़कों पर हैं, वो भी इसी JNK के हैं, कोई बाहर के हम लोग नहीं हैं। तो हमें अपने ही जम्मू कश्मीर के लिए करना है, जो भी है हमें अपने आने वाली जनरेशन के लिए ये पॉलिसीज़ क्लियर करनी पड़ेंगी। तो मैम उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमारा CM बनेगा तो टोल प्लाजा उखड़ जाएगा। तो टोल प्लाजा की अगर बात की जाए, हम यहाँ वाला टोल तो पे करते ही हैं, झज्जर कोटली वाला। अगर उससे आगे रोड देखें तो रोड तो कहीं दिखती ही नहीं है।
कहीं रोड नहीं है, आगे भी बनी ही नहीं है रोड, तो उसके लिए आप टोल भी कितना कितना दे रहे हैं। मैं तो अभी इसी के बारे में बात कर रही थी कि जो टोल्स ऑलरेडी हैं वही टोल्स हटा दिए जाएं या फिर उनका जो चार्जेस हैं वो कम कर दिया जाए, खासकर इस कोविड-19 के दौरान। तो कहा जाए कि अगर सीएम नहीं बनेगा उनकी पार्टी का तो टोल नहीं हटेगा और टोल गिफ्ट में दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता कि पार्टी कोई भी हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो देशद्रोही हैं। हमारे इंडिया में सिर्फ मेरी पार्टी जो है वही सिर्फ देश प्रेमी है, बाकी सब देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। कई अपने अपने देखिए, आप भगत सिंह जी के मार्ग पे चलें या फिर महात्मा गांधी जी के मार्ग में, दोनों ही हमारे देश के हित में बात करते थे। तरीका दोनों का अलग अलग है। तो हम सारी पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज अलग हो सकती हैं, लेकिन फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा इंडिया, इंडिया की प्रगति। तो हिंदुस्तान की प्रगति के बारे में बात करें, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है, वो अलग अलग पार्टीज़ अपने अपने तरीके से करती हैं। तो अब हमारी पार्टी आएगी या कोई भी पार्टी आएगी, मैं उससे बात नहीं करती कि किसका सीएम आएगा। सीएम जो भी हो, और सरकार अभी फ़िलहाल तो है ही नहीं कोई, तो अभी जो नहीं है तो इसका मतलब 2 साल तक लोग क्या करेंगे? 2 साल तक लोग मर जाएँ, सुसाइड कर लें? ऐसा नहीं होता। सरकारें हो या ना हो, सरकारें चलती हैं। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, ये सब कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है ना। ये सारी पॉलिसीज कौन बनाता है? एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, अगर आप अपनी पार्टी के अपोजिट बोलती हैं तो कहा जाता है दीप्ति शर्मा जी शायद पार्टी चेंज करने के मूड में है। तो आप इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करें। देखिए जी, जो काम करेगा वो पार्टी में रहे और जो काम ना करना चाहे वो पार्टी से जाए। मुझे क्यों जाना है? मैं क्यों जाऊंगी पार्टी से? नहीं, आप उनके अपोजिट में बोलते हैं तो वो कहते हैं शायद इनका मूड पार्टी चेंज करने का है। देखिए, अगर मुझे पार्टी चेंज करने का मूड इससे कैसे नजर आता है? मैं पार्टी के अगेंस्ट कभी नहीं बोलती। आई एम नॉट अगेंस्ट बीजेपी, आई एम नॉट अगेंस्ट मोदी जी के अगेंस्ट मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं बात करती हूँ कि आप किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिन लोगों को ये दायित्व दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी के हैं, तो उसको खिलाफ बोलने के लिए मैं तो इसे अपने देश के लिए बात करने के लिए बात करती हूँ कि मैं अपने देश के प्रति बात कर रही हूँ, अच्छी वफादारी निभा रही हूँ। तो मुझे किसी इंसान की, किसी लीडर की या किसी और की वफादारी निभाने से बेहतर लगता है कि पहले मैं अपने देश के लिए वफादारी निभाऊं। जी मैम, क्या हो गया ऐसा कि बीजेपी से सब नाराज हैं? यूथ देखो वो नाराज है, हमारे डेली वेजर्स नाराज हैं, हर कोई बीजेपी से नाराज क्यों है? इसकी जिम्मेदार देखिए यहाँ की लोकल लीडरशिप ही है। मैं भाजपा की आइडियोलॉजी या मोदी जी के पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं कर सकती। इन सब की जो ज़िम्मेदार हैं, जो हैं यहाँ के जो लीडर्स हैं, जो भी मतलब अपने आप को ज़िम्मेदार मानते हैं कि हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बदलाव ला सकते हैं। तो अगर ला सकते हैं तो उन्हें अपने जम्मू कश्मीर की परेशानियाँ भी पता होनी चाहिए थी, अपने यंगस्टर्स की, यूथ की, बाकी औरतों की, हर तरह की, जो भी आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। आप एक दिन भी किसी को सड़क पर आपकी वजह से कोई बैठ जाए, मतलब आप किस तरह की लीडरशिप फिर किसे फॉलो कर रहे हैं? पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम तो मैम सड़कों पे है। एग्जैक्टली, सब सड़कों पर है, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं। तो फिर हम किस बात के लिए कह सकते हैं कि हम जम्मू कश्मीर? कोविड में जब उनको अंदर आना चाहिए, वो तो सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं बाहर, तो फिर सरकार क्यों नहीं सुनती? देखिए, सरकार को सुनना चाहिए। सरकार को इसलिए नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि सुना कोई नहीं रहा है। एग्जैक्टली मतलब जो हमारे लीडर्स हैं, उन सबको अपने अपने लोगों की आवाज़ सही तरीके से आगे रखनी चाहिए, और यही उनका काम है। और अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर मुझे लगता है कि इन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। दैट्स इट। जी, शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी। मैम अदिति शर्मा जी, कोई भी सवाल करो बहुत ही सरल तरीके से जवाब देती हैं। ऐसा नहीं ये पार्टी के अपोजिट बोलती हैं, ये बस जनता के हक की बात करती हैं। अब आपने सारी चीज़ें सुन ली, अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला जनता ने करना है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।